Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, शिक्षण विधियों का पैटर्न 2021 के अनुसार जो रीट का पैटर्न रहने वाला है उसके अनुसार 20 बिल्कुल नए प्रश्न लेकर आया हूं। तो बेस्ट प्रश्न है साथियों, बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होने के लिए इन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को ही आपको करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए टेस्ट नंबर 37 है टीचिंग मेथड का। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली और व्यास प्रणाली। मित्रों देखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जो है खंडान्वय प्रणाली। सेकंड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षण की तैयारी, शिक्षण पूर्व तैयारी, व्यवस्थित प्रक्रिया और अनियमित प्रक्रिया। तो देखिएगा, शिक्षण के पहले तो उपचारात्मक शिक्षण किया नहीं जाता, शिक्षण करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाता, अनियमित प्रक्रिया इसको हम नहीं कहेंगे बल्कि ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक भाषा विकार है? मित्रों ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी ही है। देखिएगा, पहला विकल्प, शिक्षार्थी का कक्षा में अनुपस्थित रहना, शिक्षार्थी द्वारा कक्षा में बोलना, शिक्षार्थी द्वारा वाक्यों को छोटे अंशों में बोलना और शिक्षार्थी द्वारा वाक्य को एक साथ बोलना। तो एक साथ यदि कोई शिक्षार्थी बोलता है तो उसको आप भाषा विकार नहीं कह सकते। कक्षा में विद्यार्थी कोई बोल रहा है तो वो भी भाषा विकार नहीं है। अनुपस्थित रहने का मतलब भाषा का विकार नहीं है। तो विकल्पों को देखते हुए फिर हमारा सही विकल्प रहेगा तीसरा, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों में वो बोल रहा है, एक साथ वो बोल नहीं पा रहा है साथियों पूर्ण वाक्य को, इसलिए आप इसको भाषा विकार कह सकते हैं। बाकी 4 ही विकल्प थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन इसमें तीसरा विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 4 आपके है, भाषाई विकार का अर्थ है जब बच्चा शब्दार्थ को समझने में कठिनाई आए, उसके विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई आए, शब्दों के उच्चारण में सटीकता का न होना, 1 व 2 सही। तो मित्रों देखिएगा, दूसरा तो बिल्कुल सही है कि विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई आ रही है। यदि उसके भाषाई विकार है तो समझने में भी उसको कठिनाई आएगी, अर्थात चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मापदंड नहीं है? विश्वसनीयता, विषयानुकूलता, संभाव्यता और वस्तुनिष्ठता। तो मित्रों एक जो आदर्श मूल्यांकन होता है उसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है, उसमें वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है, विषय के वो अनुकूल होता है, लेकिन संभाव्यता जैसा कोई भी मापदंड इसमें नहीं होता है। इसलिए तीसरा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन को और फिर आंसर देना। एक शिक्षक रिक्त स्थान के आयोजन द्वारा तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है कार्यक्रमबद्ध मूल्यांकन के माध्यम से, योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा, नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा और निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा। साथियों एक जो शिक्षक होता है वो किसका आयोजन करता है? तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए। मित्रों देखिए, तत्काल प्रतिपुष्टि, योगात्मक मूल्यांकन तो वर्ष के अंत में किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है साथियों, बल्कि प्रतिपुष्टि मिलती है निर्माणात्मक मूल्यांकन में, जिसको आप रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और इसमें ये विद्यालय स्तर पर जब किया जाएगा साथियों तो रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाने के दौरान भी होता रहता है, अन्य कई सारी गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक मूल्यांकन होता रहता है। तो इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान हो जाती है, इसलिए प्रश्न नंबर 6 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए नए क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर।
एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, परीक्षा अंकों की रेटिंग और इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा की विश्वसनीयता मतलब जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हो, परीक्षा लेते हो, तो उसमें जो विश्वसनीयता, तो दिए गए विकल्पों में साथियों परीक्षा अंकों की जो संगतता है उसको ही परीक्षा की विश्वसनीयता कहा जाएगा। किसको? परीक्षा अंकों की संगतता को। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण और चौथा है साथियों बोध। तो देखिएगा संज्ञानात्मक पक्ष जो है इसका उच्चतम स्तर जो छठा उद्देश्य है वो होता है साथियों मूल्यांकन करना। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। देखिएगा ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष के उच्चतम स्तर की बात पूछे तो मूल्यांकन को सबसे हाईएस्ट में रखा जाता है, याद रखना इस चीज को भी आपको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निम्न में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? वैधता, गतिविधि, उपयोगिता और उद्देश्य। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो जो परियोजना विधि है उसकी उपयोगिता भी होती है, ये भी उसका सिद्धांत होता है। गतिविधियां उसमें कराई जाती है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, लेकिन वैधता जैसी चीज परियोजना विधि में कहीं भी नहीं मिलती है। तो साथियों इसलिए ये एक मूल सिद्धांत नहीं है परियोजना विधि का। आपका 9वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 पर। पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन है प्रदर्शन तकनीक, शिक्षण उपकरण, पाठ का लिखित प्रति और अधिगम तकनीक। तो मित्रों कलात्मक कार्यान्वयन मतलब पाठ का जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, प्रस्तुतिकरण आप प्रस्तुतिकरण के चरण पर हो, तो वहाँ पर कलात्मक कार्यान्वयन तो साथियों ये रहेगा प्रदर्शन तकनीक। क्योंकि प्रदर्शन मतलब जब भी किसी वस्तु का या सहायक सामग्री का आप प्रदर्शन करोगे तो किस तरीके से आप प्रदर्शन उसका करते हो वो कलात्मक कार्यान्वयन में आ जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है साथियों 10वें क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 11 है आपके, ये देखिए, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है और मनोरंजक बनाता है। तो साथियों मनोरंजक तो होगा नहीं, प्रासंगिक, सरल या रोचक। देखिए 11वां क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जब भी अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो आपको नॉर्मली है कि जहां पर रोचकता से संबंधित अगर जो विकल्प है तो उसको आपको फर्स्ट चॉइस करनी है। आपको प्रश्न नंबर 11 में सेकंड विकल्प सही है, बाकी सरल भी सही है, प्रासंगिक भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है? रोचक बनाता है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है तो आपको रोचक बनाता है, इसको ही सही करना है साथियों। चलिए नेक्स्ट मित्रों प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है वह है श्यामपट्ट, लपेट फलक, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड। तो साथियों जो सहायक सामग्री होती है उसके चित्रात्मक प्रदर्शन मतलब जो चित्रात्मक सामग्री है उसके लिए कौन सी सहायक सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है? तो साथियों जब किसी भी चित्र को आपको लगाना है तो इसके लिए फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? फ्लैनल बोर्ड का। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 को। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, वैज्ञानिक सिद्धांत पर और प्राकृतिक सिद्धांत पर। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो बच्चों के लिए आप यूज़ करते हो तो उसका जो चयन है कि भाई किस प्रकार से कि ये सामग्री हमें बच्चों के लिए अवेलेबल करवानी है, तो साथियों इसके चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये सामग्री आधारित होनी चाहिए। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो बाल केंद्रित होते हैं, अतः साथियों प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। रिचर्ड सकमेन का परीक्षा मॉडल है निगमनात्मक, आगमनात्मक, आगमनात्मक व निगमनात्मक और इनमें से कोई नहीं।
तो रिचर्ड सकमेन ने जो परीक्षा मॉडल का निर्माण किया है वो ओनली आगमनात्मक है, निगमनात्मक नहीं है मित्रों। रिचर्ड सकमेन ने ही परीक्षा मॉडल दिया था, तो इसलिए तीसरा भी गलत हो गया है क्योंकि इसमें निगमनात्मक भी दे रखा है। अतः ओनली प्रश्न नंबर 14 में दूसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट मित्रों प्रश्न नंबर 15 है, बालक तत्परता से सीखता है सूक्ष्म शिक्षण में, दल शिक्षण में, अभिकर्मित अनुदेशन में और परंपरागत शिक्षण में। तो साथियों परंपरागत शिक्षण में तो वो तत्परता से सीखेगा नहीं, दल शिक्षण में भी तत्परता से नहीं सीखता है, बल्कि जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है जिसको कि स्किनर के द्वारा दिया गया है, बीएफ स्किनर के द्वारा, इसमें छात्र तत्परता से सीखता है साथियों, स्वयं गति से और तत्परता से। तीसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 15 में सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 पर कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए गहन पारस्परिक क्रिया द्वारा, एक पक्षीय और सरल। तो मित्रों कक्षा में जो शिक्षण कार्य है वो एक पक्षीय तो कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए कि क्रिया छात्र की तरफ से भी हो और क्रिया अध्यापक की तरफ से भी हो, दोनों तरफ से क्रियाएं होनी चाहिए साथियों। तभी हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा ही शिक्षण कार्य कक्षा में होना चाहिए। सेकंड विकल्प आपका सही है 16वें में। नेक्स्ट आता है साथियों प्रश्न नंबर 17। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और इनमें से सभी। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करनी है, तो साथियों ज्ञान भी जरूरी है, कुशलता भी जरूरी है, अभिव्यक्ति भी जरूरी है। अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 को। निम्न में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है? शिक्षार्थी की विशिष्टता, विद्यालय के माहौल की प्रकृति, शिक्षार्थी का प्रदर्शन और निर्देशात्मक उद्देश्यों की पर्याप्तता। तो देखिएगा निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए शिक्षार्थी की विशिष्टता भी होना चाहिए, शिक्षार्थी का प्रदर्शन भी देखोगे, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पर्याप्तता कि भाई ये पर्याप्त है या नहीं ये भी देखोगे, लेकिन विद्यालय के माहौल की प्रकृति को निर्देशात्मक उद्देश्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। तत्काल उद्देश्य किसके अंतर्गत वर्णित है? भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष। तो तत्काल उद्देश्य की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक उद्देश्य की ही होती है। किसकी? संज्ञानात्मक उद्देश्य से ये संबंधित है, इसमें ही ये वर्णित है मित्रों। चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और मानव। तो साथियों सामाजिक विज्ञान में समाज का अध्ययन किया जाता है और समाज किनसे मिलकर बना होता है? मानव से। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 20 में। 20 ही क्वेश्चन थे साथियों, कमेंट करके जाइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए और बताइएगा कि टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।